कहानी नफरत का बंधन। अब तक कहानी में हमने पढ़ा कि आरोही की शादी आदित्य से होती है, लेकिन आदित्य ने उसे कभी पत्नी होने का हक दिया ही नहीं और उससे नफरत करता रहा। उसके कटे बाल और पुराने दर्द ने आरोही को अंदर तक तोड़ दिया। असर ने उसकी मदद कर उसे बिग दी, जिससे उसमें फिर से आत्मविश्वास आया। शूट के दौरान आरोही बेहोश हुई तो आदित्य उसे घर लेकर आया और डॉक्टर ने कमजोरी व कम हीमोग्लोबिन बताया। दादाजी को सच्चाई का एहसास हुआ और उन्होंने आदित्य से जवाब मांगा। अब एक रहस्यमयी मेहमान के आने से कहानी में नया मोड़ आ गया। अब कहानी में आगे अव्यांश और आदित्य के पेंट हाउस पर आया और लिविंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि वो आदमी सोफे पर पीछे होकर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थी। अव्यांश ने टेबल पर उसकी मंगाई हुई दवाई रखते हुए कहा, आदित्य, मैं आ गया हूँ, ये रही दवाइयाँ। ये सुनकर आदित्य ने जल्दी से अपना आंखें खोला और देखा कि अव्यांश वहाँ खड़ा था। उसकी नज़र फिर से उन दवाइयों पर गई जो अव्यांश ने टेबल पर रखी थी। उसने दवाइयाँ उठाई और खड़ा हो गया। अव्यांश ने देखा कि वो बात करने के मूड में नहीं था, लेकिन उसने फिर भी सवाल किया, आरोही कैसी है? आदित्य ने उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन जवाब दिया, ठीक है। ये कहकर वो लिफ्ट में घुस गया। अब अव्यांश उसके पीछे नहीं गया। वो वहीं सोफे पर बैठ गया। उसके पास आई नौकरानी ने पूछा, सर, आप कुछ लेंगे? एक गिलास पानी, अव्यांश ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। आदित्य जल्दी से ऊपर गया और जैसे ही उसने कमरा खोला, उसने देखा कि आरोही बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो उसके पास गया और टेबल पर दवाइयाँ रखते हुए उसने उसने एक एक दवाइयाँ निकालने लगा। आरोही आधी नींद में थी। वो ठीक से नहीं सोई थी। जैसे ही उसे आवाज़ सुनाई दी, उसने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। आदित्य वहाँ खड़ा हुआ था। उसे देखकर उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने जब सारी दवाइयाँ निकाल ली तो उसने फिर से जग से गिलास में पानी डाला और गिलास उठाकर आरोही की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो दवाइयाँ खा लो। आरोही ने बेशक आंखें बंद की हुई थी, लेकिन वो उसकी बात सुन सकती थी। उसने दोबारा धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आदित्य के सुंदर लेकिन गहराई से भरे चेहरे को देखा। वो इन दिनों से अलग लग रहा था। वो बैठ गई और उसने एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह आदित्य से वो दवाइयाँ ले ली। उसने पहले ही अपनी बिग निकाल ली थी। जब आदित्य कमरे में गया था, जब उसके छोटे कटे बाल आदित्य ने देखे तो उसका चेहरा डार्क हो गया, लेकिन जल्दी ही उसने अपने चेहरे पर आए हुए भाव को छुपा लिया। दवाइयाँ खाने के बाद आरोही ने जैसे ही गिलास टेबल पर रखने के लिए आगे बढ़ाया, आदित्य ने उसके हाथ से गिलास ले लिया और खुद टेबल पर रख दिया। आरोही भी हैरान थी। वो उसकी फिक्र कर रहा था। फिर उसने मन ही मन कहा, नहीं, आदित्य को मेरी फिक्र नहीं होगी। ये सिर्फ दादाजी के लिए ही ऐसा कर रहा है, दादाजी को दिखाने के लिए। और अगर उसने मेरा ख्याल नहीं रखा तो फिर दादाजी से डांट पड़ेगी। ये सोचकर उसके अंदर जो गर्माहट अभी थोड़ी देर पहले उसने महसूस की थी, वो अचानक से ठंडेपन में बदल गई। बेमन से वो जल्दी से नीचे सोने के लिए झुकी। आदित्य उसका रवैया नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि वो पहले जैसे उसके साथ बर्ताव नहीं कर रही थी। पहले वो डरती थी, लेकिन अब वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। आदित्य ने टेबल पर ग्लास रखा और आरोही ने अपना सिर तकिए से टिकाया ही था कि उसे अचानक से आदित्य अपने नज़दीक आता हुआ दिखाई दिया और जैसे ही वो कुछ रिएक्ट करती, आदित्य ने उसे चूम लिया। आदित्य उसे लंबे समय तक चूमा। उसके मुंह से कड़वी दवाइयों का स्वाद महसूस हो रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। किस करते हुए अचानक से आदित्य के आगे एक टीनेज लड़की का चेहरा आ गया। कहानी फ्लैशबैक में जाती हुई। वो छुट्टियों में फौरन से घर आया हुआ था। जब वो फुटबॉल खेलने के लिए बाहर जाने वाला था
तो उसके दादाजी ने पीछे से कहा, आदित्य आज डिनर पर टाइम से आ जाना, मैंने किसी को बुलाया है। आदित्य ने अपनी गर्दन घुमाकर दादाजी को देखा और कहा, किसको? पहले तुम यहाँ आकर सोफे पर बैठो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। आदित्य को पहले ही देर हो रही थी, लेकिन उसके दादाजी सीरियस लग रहे थे, इसीलिए वो सोफे पर आकर बैठ गया और बोला, दादाजी जल्दी से अपनी बात कहिए, मुझे देर हो रही है। आदित्य के दादाजी ने उसे देखा और कहा, देखो मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, आगे जाकर तुम्हें उसी लड़की से शादी करनी है। जैसे ही आदित्य ने अपने दादाजी की बात सुनी, उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने कहा, क्या? उसके दादाजी ने सिर हिलाया और कहा, वो उस नर्स की बेटी है जिसने मेरी जान बचाई थी। नर्स मर चुकी है और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने उसकी माँ से वादा किया था कि मैं उसकी शादी अपने पोते से करवाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? आदित्य ने अपनी जगह से उठ गया। उसने बस सिंपल जवाब दिया, ठीक है, मुझे कोई भी और लड़की पसंद नहीं है। उसके दादाजी को खुशी हुई। उन्होंने जैसा सोचा था वैसा ही जवाब मिला। आदित्य को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे तो उसका शादी करने का कोई इरादा नहीं था और उसने कभी शादी करने के बारे में सोचा भी नहीं था। वो तो कभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाता था, क्योंकि उसे लगता था कि लड़कियां एक एलर्जी की तरह होती हैं, जो एक बार उसकी ज़िंदगी में आ गईं तो उनकी ज़िंदगी को नरक बना देंगी। जब कोई भी लड़की उसके नज़दीक आने की कोशिश करती तो उसके रूखे व्यवहार को देखकर जल्दी से उससे दूर हो जाती थी। लेकिन वो इस बात को अच्छे से जानता था कि उसे एक दिन शादी करनी ही पड़ेगी, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ही। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि उसे अपने परिवार को प्राथमिकता देनी है और उसे टाइम पर एक घर का वारिस भी देना है। इसीलिए उसने अपने दादाजी की चुनी हुई लड़की के लिए मना नहीं किया। बस यही वो सोच सकता था कि वो लड़की उसके लिए सिरदर्द करने वाली ना हो। शाम को जब वो वापस आया तो उसके कपड़े पूरी तरह से पसीने से भीगे हुए थे, फुटबॉल खेलने के कारण। लिविंग रूम में आते ही केयर टेकर उसके पास आई और उसने उसके हाथ से फुटबॉल ले लिया। अचानक से आदित्य की नज़र एक टीनेजर लड़की पर गई जो सोफे पर बैठी हुई थी। उसने सलवार कमीज पहना हुआ था और उसके गले में दुपट्टा था। उसके लंबे बाल थे और उसकी आंखें झुकी हुई थी। वो किसी प्योर सोल की तरह लग रही थी जो इस धरती की हो ही ना। आदित्य ने जैसे ही उसे देखा, उसकी नज़र थोड़ी देर के लिए उसी पर ठहर गई। आदित्य के दादाजी ने जैसे ही उसे देखा, जल्दी से बोले, आदित्य इससे मिलो, ये है आरोही। आदित्य ने अपनी गर्दन हिलाई और फिर से आरोही को देखा, लेकिन आरोही ने एक बार भी नज़र उठाकर उसे नहीं देखा था। वो बस नज़रें नीचे किए हुए बैठी रही। आदित्य ऊपर अपने कमरे में फ्रेश होने के लिए चला गया। जब वो वापस डाइनिंग टेबल पर आया तो उसने देखा कि आरोही वहीं डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है। इस बार आरोही ने उसे आंखें उठाकर देखा। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, आदित्य ने तुरंत नज़रें हटा ली। वो कुर्सी खींचकर बैठ गया और खाना खाने लगा। आरोही खाना खाने के बाद वापस चली गई और आदित्य के दादाजी उसके कमरे में आए। आदित्य बेटा, तुम्हें आरोही कैसी लगी? आदित्य अपने लैपटॉप पर गेम खेल रहा था। उसने नज़र उठाकर दादाजी को नहीं देखा, बल्कि ऐसे ही जवाब दिया, वो ज़्यादा बोलती नहीं है, इसीलिए ठीक है। दादाजी को खुशी हुई कि उसने कोई सवाल नहीं किया और ना ही उसकी पसंद पर कोई आपत्ति जताई। उसी दिन से आदित्य ने आरोही को अपनी पत्नी मान लिया था। उसे पता था कि वो सिर्फ एक ही लड़की से शादी करेगा और वो थी आरोही। लेकिन समय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे आदित्य को आरोही से नफरत हो गई। इतनी नफरत कि उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। अचानक से वो याद करके आदित्य ने आरोही के होठों को जोर से काटा और अलग हो गया। वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर आ गया। आरोही गहरी गहरी सांसें लेने लगी। अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो उसकी जान पक्की चली जाती। कंबल को अपने सिर पर रखते हुए उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अव्यांश अपने फ़ोन में लगा हुआ था।
जब उसने आदित्य को आते हुए देखा तो वो बोला, आदित्य। उसने देखा कि आदित्य कहीं जा रहा था, तो वो भी जल्दी से उठा और आदित्य के पीछे चल दिया। आदित्य अपने घर में मौजूद बार में गया। वहां से उसने एक बोतल उठाई और पूरी बोतल अपने मुंह में लगा ली। उसके चेहरे के सामने उसका अतीत खड़ा हो रहा था। अब अव्यांश उसके पास बैठ गया और उसने भी उसके लिए एक बोतल निकाली। उसने अपने लिए एक पैक बनाया और आदित्य की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारे लिए भी बना दूं? इस तरह से सीधा बोतल मुंह में लगाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अव्यांश को नहीं पता था कि आदित्य के साथ क्या गलत हुआ था। दोनों की फिर से लड़ाई हुई थी, शायद इसीलिए उसका मूड ठीक नहीं था। इसीलिए उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा। वो आदित्य के साथ पूरी रात पीता रहा और जब तक आदित्य पूरी तरह से शराब के नशे में डूब नहीं गया, अव्यांश ने भी शराब पीना नहीं छोड़ा। उनके आगे शराब की बोतलें पड़ी थीं। अपनी आंखें खोलने की कोशिश करते हुए अव्यांश ने आदित्य की बात सुनी। आई हेट हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अव्यांश ने लड़खड़ाते हुई आवाज में कहा, अगर तुम्हें वो इतनी ही नापसंद है तो फिर उसे छोड़ क्यों नहीं देते? डिवोर्स ले लो, कम से कम तुम दोनों शांति से अपनी जिंदगी तो जी सकते हो। आदित्य ने उसे अपनी लाल आंखों से देखा और कहा, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। ये बात उसने किसी बच्चे की तरह कही थी, जैसे उसे अपना सबसे अच्छा खिलौना खोने का डर हो। अव्यांश लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ और आदित्य के पीठ थपथपाते हुए बोला, ये कैसी नफरत है तुम्हारी उसके लिए, मेरी समझ से तो बाहर है। ये कहकर वो जल्दी से बाथरूम की तरफ चला गया। आदित्य भी उठ गया और वापस कमरे में आ गया। उसने देखा कि आरोही सो गई थी। उसने दवाइयाँ खा ली थी, इसीलिए उसे चक्कर महसूस हो रहा था और कब उसकी आंख लग गई उसे भी पता नहीं चला। आधी रात से भी ऊपर वक्त हो चुका था। आदित्य धीरे से चलकर उसके पास गया और उसके ऊपर आकर लेट गया। उसने अपना सिर उसकी गर्दन में घुसा दी और अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही को नींद में ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज उसके ऊपर गिर गया हो और उसे उठाने में तकलीफ हो रही हो, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसकी आंखें ही नहीं खुल पाई। कुछ तो दवाइयों का असर था और कुछ उसकी अंदरूनी कमजोरी। सुबह जब आरोही की नींद खुली तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसे बड़े पत्थर से मारा हो। उसके गले में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसे रस्सी से बांध दिया हो। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसकी नज़र छत पर गई। उसके बाद उसकी नज़र आदित्य के बालों पर गई। डर के कारण उसने देखा कि आदित्य उसके ऊपर सोया हुआ था। आरोही को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस प्रकार से क्यों सोया हुआ है और वो कब ऐसे सोया होगा, उसे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब वो उसे कैसे उठाएगी। अगर वो कुछ और देर उसके ऊपर ऐसे ही लेटा रहा तो फिर कुछ ही देर में आरोही का दम घुट जाएगा और वो बेहोश हो जाएगी। आरोही कुछ देर के लिए ऐसी ही लेटी रही। उसने थोड़ी सी भी हरकत नहीं की जिससे आदित्य की आंखें खुल जाए और उसकी नींद खराब हो। आदित्य क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में लग रहा था, लेकिन अगर वो इसी तरह से कुछ देर और लेटी रही तो फिर उसकी चटनी बन जाएगी। जिस तरह से आदित्य सो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से सोया ही ना हो और आज अपनी नींद को पूरी कर रहा हो। आरोही की सांसें थोड़ी तेज हो गई। आदित्य को कुछ महसूस हुआ तो उसने अपनी भौवें सिकुड़ ली और धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि वो किसी सॉफ्ट सी चीज के ऊपर था। कुछ देर उसे समझने में लगा कि वो कहाँ पर है। जब उसे समझ में आया तो वो जल्दी से उठ गया। आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके माथे को छुआ। उसका बुखार कम हो गया था, ऐसा लग रहा था। आरोही ने अपने होठ बीच लिए। उसे आदित्य की इतनी केयर की आदत नहीं थी। शायद कल रात दादाजी ने उसे कुछ ज़्यादा ही डांट दिया होगा।
जब उसने अपना हाथ हटा लिया तो आरोही फिर खड़ी हो गई। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और न ही उससे कोई सवाल पूछा। आदित्य जानता था कि वो उसे इग्नोर कर रही है। आरोही सीधा बाथरूम में गई। आदित्य भी अपने बेड से उठकर दूसरे रूम में नहाने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद जब आरोही बाहर निकली तो उसने देखा कि वहाँ आदित्य नहीं था। चेंजिंग रूम में जाकर उसने अपने कपड़े बदले और फिर बाहर आ गई। आदित्य अपने कमरे में जब वापस आया तो उसने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और आरोही वहाँ नहीं थी। वह चेंजिंग रूम में गया और अपने कपड़े ऑफिस जाने के लिए बदल कर आया। जब वो अपने हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखा रहा था तभी अचानक उसकी नज़र एक बॉक्स पर गई। उसकी आंखें छोटी हो गई क्योंकि वो बॉक्स खुला हुआ नहीं लग रहा था। वह उसके पास गया और उसने उसे खोला। वह सही था, उसमें वैसी ही बिग मौजूद थी। अगर उसने यह बिग नहीं पहनी थी तो क्या उसने अपने लिए दूसरी नई बिग ली थी? ये सोचकर आदित्य का चेहरा डार्क हो गया। उसने उसके लिए बिग भेजवाई थी, उसके बाल के कलर को मैच करते हुए। उसे अच्छे से पता था कि उसके बालों का कलर क्या था और उसने वैसे ही उसके लिए बिग भेजवाई थी, लेकिन उसने नहीं पहनी। उसने कोई दूसरी बिग पहनी थी। जब वो डाइनिंग टेबल पर नीचे आया तो उसने देखा कि आरोही पहले से ही वहाँ पर मौजूद थी। उसके लिए सादा दलिया बनाया गया था जिसे वो आराम आराम से खा रही थी। आदित्य ने देखा कि उसने बिग पहनी हुई थी। वह बिल्कुल असली लग रही थी और जैसे उसके बाल थे वह बिल्कुल वैसे ही थे। आदित्य को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके ऊपर तेज पत्थर मार दिया हो। मतलब वो उससे इतनी नफरत करती थी कि उसके द्वारा लाई हुई बिग भी नहीं पहनी। केयर टेकर ने जल्दी से आदित्य से कहा, सर आप क्या खाना चाहेंगे? आदित्य ने एक नज़र आरोही को देखा और कहा, कुछ नहीं। ये कहकर वो पीछे मुड़ा और वहाँ से चला गया। आरोही ने उसकी तरफ नहीं देखा। अपना दलिया ख़त्म करने के बाद वो बाहर आ गई। टैक्सी पहले से पहुंच चुकी थी। टैक्सी में बैठकर वो अपनी सूट के लिए निकल गई। अब तक सूट पर यह बात फैल चुकी थी कि आरोही को लेने के लिए कोई हैंडसम आदमी आया था। आदित्य का नाम अभी तक बाहर नहीं आया था। जैसे ही वो सनाया के सामने से गुजरी, सनाया ने उसे टोकते हुए कहा, ओ मिस फेमस आ गई। भाई आजकल की लड़कियां तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हैं। हम तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है जिन्हें आदमी अपनी बाहों में उठाकर यहाँ से लेकर जाते हैं। आरोही को थोड़ा थोड़ा याद था कि कल क्या हुआ था। आदित्य उसे लेने आया था। वह धुंधली सी याद उसके दिमाग में थी। उसने सनाया की तरफ देखा और जवाब दिया, हो गया तुम्हारा? अगर नहीं तो फिर तो मैं ही रुक जाती हूँ। तुम अपनी बात पूरी कर लो। उसकी बात सुनकर सनाया और उसके पास खड़ी लड़की चुप हो गई। सनाया ने उसे घिन भरी नज़रों से देखा और फिर वहाँ से चली गई। अमीरा उसके पास आई और सनाया और उस लड़की को देखा। वो वहाँ से जा रही थी। उसने आरोही के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? यह फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गई? नहीं, बस इसकी तो बोलने की आदत है, आरोही ने कहा। यह पता करने के लिए कि आरोही की तबीयत अब कैसी है, आदित्य ने घर पे कॉल किया। आदित्य ने पूछा, कैसी है वो अब? केयर टेकर ने जवाब दिया, सर मैडम तो काम पर चली गई हैं। आदित्य की आंखें छोटी हो गई। उसने कहा, क्या? उसके चेहरे के भाव बदलते देर नहीं लगी। उसे आज आराम करना चाहिए था, लेकिन वो चली गई। खून की कमी भी थी। आदित्य जानता था कि वो वहाँ कुछ नहीं खाएगी और फिर घर आकर भी वो बिल्कुल थोड़ा सा ही खाएगी। आदित्य ने फ़ोन काट दिया और फिर अपने असिस्टेंट को बुलाया। आरोही लंच टाइम में अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही थी कि एक आदमी उसके पास आया और बोला, मैडम जी ये आपके लिए। आरोही ने उस बॉक्स को देखा, फिर उस आदमी से कहा, मेरे लिए? लेकिन इसमें क्या है? वह आदमी बोला, मैडम ये तो नहीं पता, मैं तो पार्सल वाला हूँ। जो मुझे ऑर्डर मिला वो मैं लेकर आ गया।
आरोही ने उस बॉक्स को पकड़ लिया और फिर उसे थैंक यू कहा। वह एक तरफ बैठी हुई थी, तभी वेदांत उसके पास आ गया। जब वो बॉक्स ओपन कर रही थी, एंग्री बर्ड, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह तुम्हें किसने भेजा है? आरोही ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने बॉक्स ओपन किया तो उसने देखा कि उसमें एक टिफिन बॉक्स था। आरोही को हैरानी हुई। वहीं वेदांत ने कहा, वाह, तुम्हारे लिए खाना भिजवाया है किसी ने। अब यह कौन है? वेदांत ने मजाक में बोला। आरोही ने वो पूरा टिफिन बॉक्स ओपन किया। उसमें कुछ सारी सब्जियां, अनार और कुछ फ्रूट्स थे। आरोही को समझ में नहीं आया कि उसे यह सब किसने भिजवाया है। आरोही ने फिर वेदांत की तरफ छोटी आंखों से देखा और कहा, कहीं तुम्हारा काम तो नहीं? आरोही को याद था कि जब वो शिमला में थी तब भी उसके लिए वेदांत ने खाना भिजवाया था। तो क्या हो सकता है कि आज भी उसने ये सब किया हो? वेदांत ने अपने हाथ हवा में उठा लिए और मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया है। बता रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। वेदांत अगर कुछ भी काम कर रहा था तो वो साफ चेहरे से बोलता था, इसीलिए आरोही को यकीन हो गया कि उसने नहीं किया है। लेकिन अगर उसने नहीं किया है तो फिर किसने किया होगा? वेदांत ने उसके चेहरे को देखा और कहा, तुम्हें सच में नहीं पता ये सब किसने भिजवाया है? आरोही ने अपनी गर्दन ना में हिला दी। वेदांत ने बेदर्दी से उसके हाथ से टिफिन बॉक्स ले लिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है फिर इसे खाने की। हो सकता है किसी ने जहर मिला दिया हो। आरोही ने वेदांत को देखा और कहा, सच में? और मुझे कोई जहर क्यों देना चाहेगा? अरे तुम्हें नहीं पता आजकल क्या हो रहा है? क्या तुम न्यूज़ नहीं देख रही हो? एक्टर एकांत कपूर ने वाइफ सुहाना कपूर को किसी और औरत के साथ धोखा दिया तो सुहाना कपूर ने अपने आप को एकांत कपूर का फैन बताकर उसके लिए खाना तैयार किया। एकांत कपूर ने वो ले लिया लेकिन खाया नहीं। लेकिन जिसने भी वो खाना खाया वो मर गया। आरोही ने उसे हैरानी से देखा और उसके मुंह से निकला, क्या? लेकिन यह न्यूज़ में तो दिखाया ही नहीं। वेदांत बोला, हाँ, यह बात थोड़ी अंदर की है, लेकिन मुझे पता लग गई। आरोही का मुंह बन गया। उसने कहा, लेकिन तुमने तो अभी कहा कि यह बात न्यूज़ में दिखाई गई थी। मैं तो मजाक कर रहा था। वेदांत की बात सुनकर आरोही बोली, तुम फिल्म इंडस्ट्री की चुगली चाची हो। क्या कहा तुमने? यह कहकर आरोही खड़ी हो गई। वेदांत ने अपने हाथ में रखे हुए खाने को देखा और उसे वापस से अपने असिस्टेंट को बुलाकर उसे फेंकने के लिए कहा। आरोही ने फिर वहां पर कुछ नहीं खाया। शाम के वक्त वो पार्लर से होते हुए गई। उसने पार्लर में अपने छोटे छोटे बालों को एडजस्ट करवाया क्योंकि आदित्य ने उसके बाल बहुत ऊपर नीचे काटे हुए थे। जब तक वो घर पहुंची तब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। जैसे ही वो घर आई, केयर टेकर उसके पास आई और उसका बैग लेते हुए बोली, मैडम, खाना तैयार है, आ जाइए, सर भी आ गए हैं। आरोही को हैरानी हुई कि आदित्य आज जल्दी कैसे आ गया था। उसने केयर टेकर से कहा, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। उसे भूख तो लगी थी, इसीलिए वो जल्दी से फ्रेश होने के लिए चली गई। वह जल्दी से नीचे आई, तब तक केयर टेकर ने खाना लगा दिया था। वो आदित्य के बगल में न बैठकर उसके सामने बैठ गई। केयर टेकर ने उसके लिए आज भी बहुत सादा खाना बनाया हुआ था। उसने अपने होठ बींच लिए। उसने उस खाने को देखा और फिर आदित्य के खाने को देखा। उसके खाने में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। कुछ हरे पत्ते और कुछ सब्जियां थीं जो बिल्कुल भी उसे पसंद नहीं थी। उसे समझ में नहीं आता था कि आदित्य कैसे इन सबको खा लेता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी। उसे भूख लगी थी, इसीलिए उसने ईमानदारी से खाना खा लिया। खाने के बाद वो ऊपर चली गई। आदित्य अभी भी टेबल पर था। उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था। कोई भी उन दोनों को देखकर नहीं बता सकता था कि वे पति पत्नी हैं। उन दोनों में पति पत्नी जैसा कुछ भी नहीं लगता था। न ही वे किसी पति पत्नी की तरह झगड़ते थे और न ही नए शादीशुदा कपल की तरह बातें किया करते थे।
ऐसा लगता था कि एक ही घर में रहकर भी वे एक दूसरे को नहीं जानते थे। आदित्य ने यह बात नोटिस कर ली थी कि अब वो पहले की तरह ठीक लग रही थी। जब वो ऊपर आया तो उसने आरोही को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। अरे पता नहीं किसी ने मेरे लिए आज खाना भिजवाया था, पता नहीं कौन होगा, मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। उस वक्त वेदांत था मेरे साथ, उसने कहा कि मुझे नहीं खाना चाहिए। आदित्य ने कमरे में जाने के लिए अपने कदम रखे ही थे कि उसने वापस से अपने कदम खींच लिए और वहां से चला गया। उसके दिमाग में आरोही की बातें घूम रही थी। वह अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। उसका चेहरा डार्क और भी ज़्यादा डार्क होता ही जा रहा था। पहले तो उसने उसकी दी हुई बिग नहीं पहनी और उसके बाद उसने उसका भेजा हुआ खाना भी नहीं खाया। क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रही थी या फिर उसे नहीं पता था कि ये सब उसने उसके लिए किया था? कहीं वो उसे दोबारा तलाक मांगने के बारे में तो नहीं सोच रही थी? यह सोचकर आदित्य का चेहरा और भी ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। वह अपनी जगह से उठा और वापस कमरे में आ गया। जब वो आया तो उसने देखा कि आरोही ने अपना नाइट गाउन पहन लिया था और मिरर के आगे खड़ी हुई थी। उसने अपनी बिग निकाल ली थी। वह छोटे बालों को शीशे में देख रही थी। वैसे उसके छोटे बाल इतने भी बुरे नहीं लग रहे थे, लेकिन उसे अपने लंबे बाल बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। आरोही ने मिरर से देखा कि उसके पीछे आदित्य खड़ा था। उसकी नज़र उसके ऊपर थी। वह थोड़ी डर गई और उसने अपनी नज़रें हटा ली। शीशे के सामने अपने बालों को ड्राई करती हुई उसने उसकी तरफ नहीं देखा। अचानक से फिर आदित्य की आवाज़ सुनाई दी, तुमने अपने बालों को क्यों धोया? उसकी बात सुनकर आरोही को थोड़ी देर उसकी बात समझ में नहीं आई कि वो उसी से बातें कर रहा था। वह पीछे मुड़ी और उसने आदित्य की आंखों में देखा। उसने कहा, वो मेरे बाल गंदे हो गए थे, इसीलिए मैंने धो दिए। वह यह नहीं बताना चाहती थी कि बाल उसने इसीलिए धोए क्योंकि आज वो पार्लर गई थी, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि आदित्य ने ये सवाल उससे क्यों पूछा। आदित्य ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर से वॉशरूम में चला गया। जब ठंडे शावर की बूंदें उसके बदन पर पड़ी तब जाकर उसे थोड़ी सी शांति हुई। आरोही के बारे में सोच सोच कर वह पागल हो जाएगा। आरोही बिस्तर पर थी और थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। आज आदित्य वहीं था। वह सोने की कोशिश कर रही थी ताकि आदित्य के आने से पहले वो सो जाए। इधर उधर करवट लेते हुए उसने मन ही मन सोचा, क्या आदित्य जल्दी इसीलिए आ गया था क्योंकि दादाजी ने उससे कहा था? हाँ, जरूर इसीलिए आया होगा। जैसे ही उसे बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य उसे सोया हुआ देखकर फिर से चेंजिंग रूम में चला गया। अपना पजामा और शर्ट पहनकर वो बाहर आया। लाइट को बंद करते हुए वह बेड पर आ गया। आरोही का दिल जोर से धड़कने लगा। वो डरी हुई थी। एक अजीब सी खामोशी उनके बेडरूम में छाई हुई थी। वे कभी इतनी शांति से नहीं सोए थे। जब भी वे एक साथ सोए थे तो हमेशा उनके बीच इंटीमेसी हुई थी। यह खामोशी कुछ अलग थी। अचानक से आदित्य को कुछ याद आया और उसने लाइट जला दी। आरोही, जिसने अभी अभी अपनी आंखें बंद की थी, एकदम से लाइट जलते हुए महसूस करके उसने अपनी आंखें खोलने लगी। उसने देखा कि आदित्य बिस्तर से उतर गया था और वहां रखी टेबल के पास खड़ा था। बेड पर लेटे हुए वो नहीं देख सकती थी कि वो क्या कर रहा है। कुछ देर बाद जब वो पलटा तो उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली ताकि आदित्य को लगे कि वो नहीं जग रही है। तभी उसने आदित्य की आवाज़ सुनाई दी, तुमने अपनी दवाई नहीं ली? आरोही ने हैरानी से अपनी आंखें खोली और आदित्य के सुंदर चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वहाँ एक गिलास पानी था और वो अपने हाथ में दवाइयाँ लेकर खड़ा हुआ था। आरोही का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा। वो बैठ गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसने वो दवाई ले ली। आदित्य ने उसके दवाई खाने के बाद उसके हाथ से गिलास ले लिया और वापस से टेबल पर रख दिया।
वो बिस्तर पर जाकर लाइट बंद करने ही वाला था कि आरोही की आवाज़ सुनाई दी। दादाजी की वजह से अपने आप को आप इतना परेशान मत कीजिए। आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो आरोही बोली, मुझे पता है कि आप इसीलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि दादाजी ने आपसे करने के लिए कहा है। आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। जैसे ही आरोही ने ये कहा, आदित्य का चेहरा गुस्से में आ गया। वो आगे बढ़ा और उसने उसके होठों को अपने होठों पर रख दिया। दोस्तों, कहानी का आगे का पार्ट कल आएगा। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, हाइप का बटन ज़रूर दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।